नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जीएसटी से परेशान हैं तो किसी से मत कहिए, वरना वित्त मंत्री के सामने खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी। कोयंबटूर के मशहूर बिजनेसमैन श्रीनिवासन ने यह गलती कर दी, जिसके बाद उन्हें वित्त मंत्री के सामने खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी। जीएसटी की पीड़ा कहने पर एक व्यवसायी को माफी मांगनी पड़ेगी, इसका वीडियो वायरल होते ही डैमेज कंट्रोल किया जाने लगा है। लेकिन माफी से कोई इनकार नहीं कर रहा, उसे कोई गलत नहीं बता रहा है। कोयंबटूर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले और हार जाने वाले बीजेपी के उम्मीदवार अन्नामलाई ने इसके लिए माफी मांगी है। अन्नामलाई ने ट्विटर पर माफी मांगी है कि अनजाने में गोपनीयता भंग हो गई। यह तो और भी मजाक है। माफी के लिए माफी कोई और मांग रहा है। वित्त मंत्री का बयान आना चाहिए था कि माफी क्यों मंगवाई गई, या श्रीनिवासन ने जब माफी मांगी तो वित्त मंत्री ने रोका क्यों नहीं। वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि वित्त मंत्री कितनी सख्त होकर बैठी हैं और श्रीनिवासन खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। एक बड़े बिजनेसमैन को माफी क्यों मांगनी पड़ रही है, इससे भाजपा नेता अन्नामलाई को पीड़ा क्यों नहीं है। अन्नामलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। अगर यह वीडियो वायरल नहीं हुआ होता, सबके सामने नहीं आता, तो क्या अन्नामलाई ट्विटर पर माफी मांगते। यह अनजाने में वायरल नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी के सोशल मीडिया के संयोजक ने जारी किया है। वित्त मंत्री के सामने इसकी रिकॉर्डिंग की गई, अनजाने में नहीं हुआ होगा। अब जब यह सबके सामने है, बीजेपी को इस सवाल का सामना करना चाहिए कि कई 100 करोड़ के प्रतिष्ठित कारोबारी को वित्त मंत्री के सामने इस तरह से खड़े होकर माफी क्यों मांगनी पड़ी। क्या अहंकार इतना बढ़ गया है कि जीएसटी की मार खा रहे व्यापारी अपनी बात तक नहीं कह सकते। जीएसटी से व्यापारी परेशान है। कहीं भी आप पूछिए, इस सच्चाई को कब तक दबा कर रखा जाएगा। क्या इसी डर से व्यापारी भी चुप हैं। कोयंबटूर के बड़े व्यापारी और होटल संघ के अध्यक्ष श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इतना भर कह दिया कि जीएसटी की दरों का निर्धारण बेतुका है। बन पर कोई जीएसटी नहीं, लेकिन क्रीम पर 18% की जीएसटी है। ग्राहक कहता है कि बन और क्रीम अलग अलग दीजिए, हम खुद लगा लेंगे, कम से कम महंगा नहीं होगा। इतनी सी बात कहने के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। यह लोकतंत्र है या वित्त मंत्री का दरबार चल रहा है। इस घटना से साफ हो गया कि जीएसटी की सच्चाई कहीं और है और इसके बारे में बोलना किसी के लिए भी कितना महंगा हो सकता है। आप सोचिए कि वित्त मंत्री के अहंकार के सामने बिजनेसमैन का आत्मसम्मान कितना बच गया है कि उसके माफी मांगने का वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, बीजेपी ही उसे ट्वीट करती है, वीडियो वायरल होता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर के इस बिजनेसमैन को अपनी बात कहने के बाद गिड़गिड़ाते हुए देखना शर्मनाक है। यह वही कोयंबटूर है जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई 1 लाख से अधिक वोट से हार गए और इन दिनों पार्टी से छुट्टी लेकर पढ़ाई करने विदेश गए हैं। राहुल गांधी ने इस वीडियो पर ट्वीट किया है और लिखा है कि जब एक बिजनेसमैन लोक सेवक से अपनी बात कहता है तो उसका अपमान किया जाता है, उसे अहंकार दिखाया जाता है। लेकिन जब मित्र अरबपति किसी को नियम बदलने की बात कहते हैं या राष्ट्रीय संपत्ति पर कब्जा चाहते हैं, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कालीन ही बिछा दी जाती है। राहुल गांधी लगातार जीएसटी की तबाही पर बोल रहे हैं। इस घटना से साफ होता है कि क्यों व्यापारी वर्ग उनकी इस बात का खुलकर समर्थन नहीं करता है। वो जानता है कि जो एजेंसियां विपक्ष को खत्म कर रही हैं, वो एक झटके में उनकी कंपनी को कबाड़ में बदल देंगी। कांग्रेस ने कहा कि माफी मांगने की यह घटना तमिलनाडु का भी अपमान है। ये जो वीडियो आपने देखे, इसमें से पहला वीडियो कोयंबटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए। कोयंबटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0, और अगर क्रीम लगा तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाए। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक
छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है, मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। ये सत्ता का गंदा नशा, ये सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो ये और क्या है। अगर 10 साल तक मोदी मोदी करने और हर गलत को चुपचाप सहने के बाद बिजनेस समुदाय को यह मिला है तो अपना भला वे बेहतर समझते होंगे, लेकिन माफी मांगने का यह वीडियो दूसरे बिजनेसमैन के लिए भी इशारा है। भले कारोबार ना चल रहा हो, सरकार की नीतियां जिम्मेदार हों, अगर बोलना शुरू किया तो सबकी हालत वैसी कर दी जाएगी जो श्रीनिवासन की गई। वीडियो में आप देखिए वित्त मंत्री किस तरह से सख्त मुद्रा में बैठी नजर आ रही हैं और बिजनेसमैन खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। कोई सामान्य बिजनेसमैन नहीं है। अन्नपूर्णा होटल समूह कोयंबटूर का बहुत प्रतिष्ठित घराना है और कोयंबटूर जिले के होटल व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो अपमान केवल माफी मांगने से नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी सोशल मीडिया सेल के संयोजक ने बाकायदा ट्वीट किया और बताया कि माफी मांगी गई है। इस कमरे में वित्त मंत्री हैं, बीजेपी की विधायक हैं, जाहिर है माफी मांगने का यह वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, तभी इसे बीजेपी के सोशल मीडिया संयोजक ने ट्वीट किया। वित्त मंत्री भी इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करती हैं। संयोजक MS बालाजी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कोयंबटूर के अन्नपूर्णा श्रीनिवासन ने आज वित्त मंत्री से मुलाकात की। वहां कोयंबटूर दक्षिण से बीजेपी की विधायक विनथी भी थी। श्रीनिवासन ने जो भाषण दिया है उसके लिए अफसोस जताया और माफी मांगी। श्रीनिवासन ने कहा उन्होंने जो कहा वो अभद्र था और गलत था। जिस जगह पर माफी मांगी जा रही है वहां की आवाज हमें साफ साफ सुनाई नहीं दी। तमिल भाषा के जानकार से हम इतना जान पाए कि 20 सेकंड के इस वीडियो में श्रीनिवासन कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर आपको चोट नहीं पहुंचाई, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो माफी मांगता हूं, कृपया मुझे माफ कर दें। बीजेपी के नेता बालाजी ने जो ट्वीट में लिखा है उससे यह अनुवाद थोड़ा अलग लगता है। बालाजी ने तो यह भी लिखा है कि श्रीनिवासन कह रहे हैं कि गलती से जोश में आकर बात कह दी। रॉन्गली एनकरेज्ड, ये क्या होता है? अगर आप यह कह दें कि रेस्तरां में अलग अलग चीजों पर टैक्स लग रहे हैं, जीएसटी लग रही है, क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि वित्त मंत्री के सामने गिड़गिड़ाना पड़े कि गलती से जोश में आ गए और अपनी व्यथा कह दी? गलती से जोश में आना क्या है? ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने कि कहना पड़ा कि जो कहा वो गलत और अभद्र था? यह तो सामान्य सी बात है। इस वीडियो से हंगामा हो गया है। बात केवल एक बिजनेसमैन की नहीं है, जीएसटी से कई सारे कारोबार प्रभावित हैं, उन पर भी टिप्पणी है कि उन्हें हदों में रहना होगा और उनकी कोई हैसियत नहीं। यही कारण है कि अब लीपापोती की जा रही है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और यहां से लोकसभा चुनाव हार जाने वाले अन्नामलाई ने ट्विटर पर माफी मांगी है। सवाल है कि वे क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो वित्त मंत्री को मांगनी चाहिए, खेद उन्हें जताना चाहिए। अन्नामलाई तो इस बहस में कहीं भी नहीं, फिर वह वित्त मंत्री की तरफ से क्यों माफी मांग रहे हैं? अन्नामलाई ने लिखा है कि बीजेपी तमिलनाडु की तरफ से मैं अपने पदाधिकारियों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। इन्होंने एक सम्मानित व्यवसाय के मालिक और हमारे माननीय वित्त मंत्री के बीच एक निजी बातचीत को साझा करने का काम किया। मैंने अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चेन के सम्मानित मालिक थिरु श्रीनिवासन जी से बात की और गोपनीयता के इस अनजाने उल्लंघन के लिए खेद व्यक्त किया।
अन्नपूर्णा श्रीनिवासन अन्ना तमिलनाडु के व्यापारिक समुदाय के एक स्तंभ हैं जो राज्य और देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को उचित सम्मान के साथ समाप्त किया जाए। जब उद्योग के किसी सेक्टर के साथ वित्त मंत्री की बैठक होती है तो अपनी बात रखी जाती है। जीएसटी को लेकर जो परेशानी आ रही है उसकी बात कही जाएगी। इसका मौका ना मिले तो व्यापारी प्रदर्शन भी करते हैं, मगर मीडिया में जीएसटी की मार कहां कवर होता है। केवल जीएसटी के कर संग्रह का डाटा हर महीने छपता है और उसका जश्न मनाया जाता है, कितना जमा हो गया। लेकिन इस जीएसटी के पीछे की पीड़ा ना व्यापारी कह पा रहे हैं, ना मीडिया उनकी बातों को सामने लाता है। अगस्त और सितंबर के महीने में आगरा में जूता व्यापारियों का धरना प्रदर्शन हुआ है। जूता व्यापारी जूते पर जीएसटी की दरें 12% से घटाकर 5% करने की मांग कर रहे हैं। क्या इस बात के लिए आवाज उठाने पर इनसे भी कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री के सामने हाजिर हो और माफी मांगे? क्या आगरा के जूता व्यापारी भी गलती से जोश में आ गए हैं और जीएसटी दरों का विरोध कर रहे हैं? क्या इन्हें भी माफी मांगनी पड़ेगी? हमारा सवाल है कि तमिलनाडु के अन्ना ग्रुप के डी श्रीनिवासन ने ऐसा क्या कह दिया कि वित्त मंत्री को बात चुप गई और उन्हें उनसे मिलकर माफी मांगनी पड़ी? यह केवल माफी मांगने का वीडियो नहीं है। कोयंबटूर में अन्नपूर्णा ग्रुप के 19 ब्रांच हैं। इनकी कंपनी का मूल्य वैल्यू 500 करोड़ बताया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में 200 करोड़ का टर्नओवर लिखा है। इतने सफल कारोबारी की यह हालत कर दी गई सिर्फ यह कहने के लिए कि होटल के भीतर खाने पीने की अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स की दरें हैं, जिससे दिक्कत होती है। इस वीडियो को बीजेपी ने ही ट्वीट कर डाला कि दिखा दिया कि उनकी क्या हैसियत है, बोलने की सजा की कीमत क्या होती है, बता दिया गया। जहां देश की वित्त मंत्री हो वहां हो रही बातचीत का वीडियो कौन बनाएगा? आपको लगेगा कि बिजनेसमैन के साथी ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। कहीं से भी देखने पर नहीं लगता कि यह वीडियो छुप कर लिया गया है। वित्त मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें इसकी जानकारी थी कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जिस हैंडल से इसे ट्वीट किया गया है उसे वित्त मंत्री भी फॉलो करती हैं। वित्त मंत्री के सामने माफी क्यों मांगनी पड़ी? इस सवाल को हमेशा नजर में रखिए, क्योंकि इस देश में किसी को भी झूठे मुकदमों में फंसा देना, मामूली गलतियां पकड़कर 2-4 बिल निकालकर बड़े बड़े आरोपों में जेल में डालकर सड़ा देना, बिजनेस से लेकर जीवन बर्बाद कर देना खेल हो गया है। इस डर से हर दूसरा आदमी गर्मी में भी सर्दी की तरह कांपता नजर आता है। वह भले बड़ा कारोबार खड़ा कर दे, हजारों को नौकरी दे दे, लेकिन उसका स्वाभिमान, आत्मसम्मान 2 कौड़ी का नहीं है। 1 मिनट में कुचला जा सकता है। यही वीडियो बता रहा है कि आज एक बिजनेसमैन का आत्मसम्मान पूरी तरह खत्म हो चुका है। होटल संघ के अध्यक्ष के रूप में डी श्रीनिवासन ने इतनी सी बात कह दी कि मिठाई पर 5% जीएसटी है और नमकीन कारम पर 12%। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की विधायक विनती अम्मा जब हमारे यहाँ नमकीन और मिठाई के लिए आती हैं तो मजाक करती हैं कि उत्तर भारत में लोग मीठा अधिक पसंद करते हैं तो उसकी जीएसटी 5% है, लेकिन नमकीन की जीएसटी 12% रख दी गई है। कृपया सब खाद्य सामग्री पर जीएसटी एक समान कर दीजिए। श्रीनिवासन ने यह बात व्यंग्य में कह दी कि अगर कोई परिवार हमारे होटल में आता है तो अलग अलग चीजें खाता है, सब पर अलग अलग जीएसटी होती है, उसके हिसाब से बिल बनाने पड़ते हैं, कंप्यूटर को भी दिक्कत आती है, हम होटल नहीं चला पा रहे हैं। कोयंबटूर के लोग अपनी मजाकिया तबीयत के लिए भी जाने जाते हैं। श्रीनिवासन ने भी मजाहिया अंदाज में अपनी बात रखी, निवेदन रखा, कहा कि अगर कोई बन खाने के लिए मांगे तो उस पर कोई जीएसटी नहीं, लेकिन इसी बन में अगर क्रीम लगाकर दिया जाए तो 18% जीएसटी है। तो लोग कहते हैं बन दे दीजिए, क्रीम और जैम हम खुद ही लगा लेंगे। सीतारमण भी स्टेज पर इस बात पर हंसती हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स में बैठक हो रही थी। अगर वहां कोई सही से फीडबैक नहीं देगा तो ऐसी बैठकों का क्या मतलब रह जाएगा? फिर तो यही कह दिया जाए कि वित्त मंत्री बैठक में आने वाली हैं, समस्या ना बताएं, केवल जिंदाबाद कीजिए, तालियां बजाइए। भारत है, कोरिया नहीं है। डी श्रीनिवासन कोयंबटूर के बिजनेसमैन हैं। 50 साल से इस शहर में उनका कारोबार है। होटल के भीतर अलग अलग चीजों पर जीएसटी अगर लगेगी तो इस बात को कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? उन्होंने सोचा होगा कि हल्के फुल्के अंदाज में कह देते हैं ताकि वित्त मंत्री को बुरा ना लगे।
मगर हो गया उल्टा। आम आदमी पार्टी के तमिलनाडु के जोनल अध्यक्ष ने इस घटना की निंदा की है। Yesterday, MSME meeting held in Coimbatore. Our Finance Minister Nirmala Sitharaman ji headed the meeting. Vanadi Srinivasan ji, a MLA from BJP from the Coimbatore, accompanied the meeting. In the meeting, all the business-related discussions were going on. The icon of Coimbatore, Mr. Srinivasan, Annapurna Hotel MD, raised a very valid question that, Madam, you are charging GST for various foods. For sweet, you are charging some percent GST. For snacks, you are charging some percent GST. And people are asking too much questions on this. And we couldn't also able to make a bill invoice on this because of various GST for similar kind of foods. So please take action on this and make a common GST. This is the question that he asked. And this video went viral, and people from all over Tamil Nadu, even other state of Tamil Nadu, also supported Mr. Srinivasan ji and his questions. But after the video went viral, from today morning, BJP state IT wing convener Mr. Balaji released a video mentioning that it's an apology video from Mr. Srinivasan, an icon of Coimbatore. What is the necessity for the apology? That is my question. What is the necessity for the apology, first of all? He is asking the valid point, valid question. He pointed out these questions in the respective way. Then what is the necessary for this apology? And this apology conversation went in private place. Nirmala Sitharaman ji as well as Vanadi Srinivasan ji both were sitting together. And Mr. Srinivasan went and mentioning that doesn't belong to any party. So I apologize for my words. Please forgive me. So this clearly shows that this apology is not on his own willing. This apology is due to the force, due to the threat by the BJP. Why such threat is given by the BJP? And it is a clear message to the people of the country that BJP is expressing that if anybody raises a question against the BJP, if anybody acting against the BJP, they are giving information that they will threaten in any manner, like Mr. Srinivasan ji. And this is highly condemnable. मई 2024 में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में एक ब्रोकर प्रफुल्ल शाह ने भी इसी तरह हंसते हुए अपनी व्यथा बताई। उन्होंने वित्त मंत्री से कह दिया कि जीएसटी के कारण सरकार ब्रोकर से ज्यादा कमा रही है, तो कहे छूट गए। उन्हें तो माफी के लिए मजबूर नहीं किया गया, बल्कि वित्त मंत्री को भी उस समय के वीडियो में हंसते हुए देखा जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर की हेडलाइन लगाई कि वित्त मंत्री लाजवाब हो गईं, कुछ बोलते नहीं बना। शाह ने कहा कि बतौर ब्रोकर किसी भी रिटेल डील में हमें कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, CGST, IGST, स्टाम्प ड्यूटी, STT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इस तरह से आज भारत सरकार ब्रोकर से ज्यादा कमा रही है। मैं सारा निवेश कर रहा हूं, जोखिम उठा रहा हूं और भारत सरकार मेरा सारा मुनाफा ले जाती है। इस तरह से सरकार एक स्लीपिंग पार्टनर है, जबकि मैं अपने आर्थिक निवेश, जोखिम, स्टाफ समेत वर्किंग पार्टनर हूं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर वित्त मंत्री ने भी हंसते हुए कहा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन एक स्लीपिंग पार्टनर यहां बैठकर उत्तर तो नहीं दे सकता। तब तो वित्त मंत्री ने हंसकर यह बात कही, लेकिन कोयंबटूर के श्रीनिवासन को माफी मांगनी पड़ गई। इससे पता चल रहा है कि जीएसटी को लेकर काफी परेशानियां हैं। लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं और बोल रहे हैं तो हंसते हुए बोल रहे हैं, ताकि वित्त मंत्री या सरकार को यह बात न चुप जाए। हल्के फुल्के अंदाज में अपने गहरे दर्द की शिकायत करना भी बता रहा है कि व्यापारी कितने डर गए हैं, उनके पास भाषा नहीं है कहने की। जांच एजेंसियों का भूत उन्हें भी डरा रहा है, इसलिए वे हंसते हंसते व्यथा बता रहे हैं। यही कारण है कि जब भी राहुल गांधी जीएसटी के आतंक पर बात करते हैं, बिजनेस तबके से कोई समर्थन नहीं आता। The reality is that the cell phones you're using, the shirts you're wearing, the shoes you're wearing, most of them are not made in the United States, they're not made in Europe, they're not made in India, they're made in China. Right? So there are two activities that countries can do. One is the organizing production. The second is organizing consumption.
China organizes production. The West, India, America organizes consumption. China also organizes consumption. So Uber is organizing consumption. Ola in India is organizing consumption. Foxconn is organizing production. Elon Musk organizes production. The components of his car, of course, come from China. The batteries come from China. The motors come from China. And the problem is that a large country like India simply cannot get away with not organizing production. It just won't work because you will not create the amount of jobs that you need. That's what's happening. So if you look at India, you'll find that there is an IT industry. 1% of the population, 2% of the population, 3% of the population. But if you're a young person who wants a blue-collar job, it's not available. And the only way that job is going to get available is if you start producing, right? And India has just stopped producing. You look at our top businesses, Adani, Ambani, big guys, they don't produce anything, right? So that's the real question. Now, there's a whole set of structures that don't allow production. Our GST is anti-production. Our GST is entirely designed to incentivize consumption. कम से कम इसी पर गंभीर बहस हो सकती थी कि राहुल गांधी जीएसटी को एंटी प्रोडक्शन टैक्स क्यों कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी इस बात पर चर्चा नहीं हुई। इसका एक जवाब कोयंबटूर की बैठक से मिल जाता है, जिसमें अन्नपूर्णा होटल के चेयरमैन ने अपनी समस्या बताई। इस बैठक में दक्षिण भारत के इंजीनियरिंग संगठन के नेता मिथुन रामदास भी थे और उन्होंने कहा कि पंप सेट पर 18% जीएसटी कर देने से इस उद्योग का बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड गैर संगठित क्षेत्र में बदल गया है। पंप सेट इंडस्ट्री 25,000 करोड़ रुपए की है, जो असंगठित क्षेत्र 3,000 करोड़ रुपए का था, वो अब 15,000 करोड़ का हो गया है, क्योंकि जीएसटी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छी नौकरी के लिए संगठित क्षेत्र का विस्तार बहुत जरूरी है, उसमें सामाजिक सुरक्षाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन आपने इस पर कितनी रिपोर्ट देखी होगी कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की इंडस्ट्री है वो जीएसटी के कारण टूटकर बिखर रही है और असंगठित क्षेत्र में बदल रही है। आखिर पंपसेट में असंगठित क्षेत्र की 3,000 की इंडस्ट्री 15,000 करोड़ की कैसे हो जाती है और इसकी चर्चा क्यों नहीं? इसका मतलब है जीएसटी कई स्तरों पर काम धंधे को बर्बाद कर रही है या बदल कर बदतर कर रही है। कोयंबटूर और मुंबई की दोनों घटनाओं से पता चलता है, अगर बोलने की आजादी मिल जाए, एजेंसियों का डर हट जाए, तो व्यापारी सबसे पहले होंगे सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन करने वाले। बल्कि ऐसा होने भी लगा है। देश भर के जूता व्यापारी आगरा में जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 सितंबर को आगरा में एक बड़ी महासभा हुई और 6 अगस्त को भी पैदल मार्च। अगर मैं इसमें शामिल जूता कारोबारियों के संघ का नाम पढ़ूं तो 3-4 मिनट लग जाएंगे। क्या इन लोगों को भी अपनी बात कहने के लिए वित्त मंत्री के सामने खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी? यह आंदोलन आगरा में इसलिए हो रहा है क्योंकि जूता के व्यापारी इस बात से परेशान हैं कि जूते पर 12% जीएसटी क्यों लगी है, इसे 5% किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। 12% की जीएसटी ने आगरा में जूता कारोबार को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। एक समय था जब भारत में घरेलू जूते की लगभग 65% की आपूर्ति आगरा करता था, लेकिन अब यह घटकर 50% से भी कम हो गई है। जूता कारीगरों से रोजगार छिन रहा है। जूता बुनाई संघ की महिलाएं घर घर चौका बर्तन करने लगी हैं। युवाओं का पलायन हो रहा है। आगरा के जूते सस्ते होते हैं और सभी के लिए होते हैं। 12% की जीएसटी लाद देने से गरीबों के पैर से सस्ता जूता और जूता कारीगरों से रोजगार छिन रहा है। कोई गरीब ब्रांडेड जूता नहीं पहनता। इस तरह के प्रदर्शनों में 26 राज्यों के जूता व्यापारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। 6 अगस्त को भी जूता कारोबारियों और कर्मचारियों ने आगरा के जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा। अन्नपूर्णा होटल समूह के चेयरमैन डी श्रीनिवासन ने इसी तरह की बात तो कही थी, मगर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आगरा के व्यापारियों का कहना है कि 12% जीएसटी से जूता कारोबार का राजस्व कम होता जा रहा है। हालत यह हो गई है कि 6401 से 6405 तक की
5 श्रेणियों के 1085 व्यापारियों ने अपना पंजीकरण रद्द करा लिया है। द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। सरकार ने जूते पर जीएसटी लगाते वक्त आश्वासन दिया था कि जो जीएसटी कपड़े पर लगेगी वही जूते के कारोबार पर लगाई जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक जीएसटी 5 था और अब 12 है, अब आप ऐसे समझिए एक आदमी के पास साइकिल है, एक आदमी के पास कार है और एक आदमी के पास हवाई जहाज है और इनको आगरा से बंबई तक का सफर तय करना है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो हवाई जहाज वाला है वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, कार वाला 2 दिन में पहुंचेगा और जो साइकिल वाला है वो शायद पहुंच ही नहीं पाएगा, उसकी साइकिल पंचर हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही मान के चलिए कि जब जीएसटी 5 से 12 हुआ तो ऐसी परिस्थिति में जो छोटी इकाइयां थी जिनका प्रोडक्शन 48 पेयर्स, 96 पेयर्स, जिनकी लगभग पूंजी ही लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की थी, जीएसटी 12 होने की वजह से उनके पास कैपिटल तो था नहीं, वो बाजार से जाते थे, माल बेचते थे और ऐसी परिस्थिति में काम करते थे। अब वो 7% एक्स्ट्रा जीएसटी लग गया जो 12 हो गया, उनका खुद का मुनाफा ही 5% नहीं था, उसके बावजूद भी वो कैसे तय करके अपने परिवार को चलाते थे। जब परिवार चलाने लगे तो ऐसी परिस्थिति में जब 12 हो गया तो परिवार के लालन पालन में दिक्कत आने लगी। माताएं, बहनें जो घरों में रहती थी, घरों की रौनक थी, अब वो परिवारों की महिलाएं झाड़ू, पोछा, बर्तन दूसरी जगह करने को मजबूर हो गई। ये 5 से 12 होने का नतीजा है। आगरा में जूता कारोबारियों का प्रदर्शन कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है। 2 सितंबर के अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली, हरियाणा, जयपुर, भोपाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना शूज एसोसिएशन से जुड़े तमाम कारोबारी आए। जूता उद्योग भारत के घरेलू उद्योग का काफी बड़ा सेगमेंट है और जीएसटी के कारण दिक्कत में है, तो इसे लेकर भी कोई बहस नहीं। आमतौर पर माना जाता था कि बड़े उद्योगपति ही सरकार के सामने जी हुजूर की मुद्रा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मनमोहन सिंह के समय तो सरकार की आलोचना में खूब इंटरव्यू देते थे और इनकी फोटो पत्रिकाओं के कवर पर छपा करती थी, लेकिन अब इनकी बोलती बंद हो गई है। हाँ हुजूर के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाते। आपको दिसंबर 2019 की घटना तो याद होगी, जब राहुल बजाज ने इकोनॉमिक टाइम्स के एक कार्यक्रम में डर के माहौल के बारे में कह दिया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के सामने राहुल बजाज ने कहा कि हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट मित्रों में से कोई नहीं बोलेगा। यह मैं खुलकर कहता हूं, एक वातावरण बनाने की जरूरत है। यूपीए 2 में तो हम किसी को भी गाली दे सकते थे, आज हमें यह विश्वास नहीं कि आप खुलकर आलोचना करने का स्वागत करेंगे। अमित शाह ने जवाब में यही कहा, डर होता तो आप इतना कुछ नहीं कह पाते, आपने डर का हवा बना दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल बजाज को डरने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार पर न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है, आज भी धड़ल्ले से लिख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में एक सामान्य सी बात कहने पर बिजनेसमैन को माफी मांगते हुए आप देख सकते हैं। माफी का यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया। यही वो डर है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कोयंबटूर में जो हुआ वही डर का एकमात्र चेहरा नहीं है। आप अखबारों में जीएसटी की खबरों को उठाकर देखिए, जीएसटी फ्रॉड की अलग अलग खबरें मिलेंगी और जीएसटी अफसरों की वसूली की भी। 9 सितंबर की इस खबर को देखिए। मुंबई में सेंट्रल जीएसटी के एक अधीक्षक सचिन गोगुलका ने एक व्यापारी को 18 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था, 60 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इस आरोप में यह अधीक्षक गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसके गिरफ्तार होने की कहानी कम फिल्मी नहीं। सीबीआई इसका देर तक पीछा करती रही। सीबीआई ने इस अफसर के साथ उसके सलाहकार चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया है। एफआईआर में भारतीय राजस्व सेवा के 2 अफसरों और अन्य सीजीएसटी अधीक्षकों के भी नाम हैं। आईआरएस अधिकारियों के नाम हैं अतिरिक्त आयुक्त सीजीएसटी दीपक कुमार शर्मा और संयुक्त आयुक्त राहुल कुमार। मोदी राज में अधिकारी व्यापारी को बंधक बना रहे हैं, 60 लाख की रिश्वत मांग रहे हैं। ऐसी खबरों को सर्च कीजिए, रिश्वत मांगने की कई खबरें मिल जाएंगी। अब इसमें यह भी जोड़ लीजिए कि जीएसटी की शिकायत करेंगे तो वित्त मंत्री से माफी मांगनी पड़ेगी। जीएसटी की सच्चाई इसीलिए सामने नहीं आ रही है। कब कान पकड़कर उठक बैठक करने की नौबत आ जाए या कब कौन जीएसटी अफसर बंधक बनाकर रिश्वत मांगे और जीवन भर की कमाई वसूल ले, आपने देख लिया।
सेबी की चीफ माधवी बुच पर इतने आरोप लगे, वित्त मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। एक बिजनेसमैन ने समस्या क्या बता दी, उससे माफी मंगवाई गई। ये होती है हनक और ये होता है अहंकार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।